अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर किरण फ़ातिमा है। आज हम बात करेंगे कोलेजन के बारे में कि कोलेजन बेसिकली कोलेजन जो है एक बहुत ही हाइप्ड अप इंग्रेडिएंट हो चुका है, ठीक है? तो सवाल ये उठता है कि कोलेजन के नाम पे जो क्रीम्स और पाउडर्स और पिल्स सेल किए जाते हैं, क्या वो वाक़ई काम करते हैं? तो जवाब सुन के आपको बहुत ही मायूसी होगी कि नहीं, वो नहीं काम करते हैं। क्यों नहीं काम करते हैं? पहले हम ये जान लेते हैं कि कोलेजन बेसिकली है क्या? कोलेजन इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है जो कि आपकी बॉडी में 25 टू 35% ऑफ द टाइम पाया जाता है। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन दैट इज़ फाउंड इन योर बॉडी। बेसिकली ये एक ग्लू की तरह काम करता है। इसी से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी में जो एक्सपेंशन है, रिट्रैक्शन है, ये कोलेजन का ही काम है। ठीक है, आपकी स्किन को ये इलास्टिसिटी और बाउंस और प्लम्पीनेस प्रोवाइड करता है। हमारे पास जो कोलेजन कॉमनली पाया जाता है दैट इज़ फाउंड इन आवर स्किन। स्किन में होता है, बोन्स में होता है, जॉइंट्स में होता है, ब्लड वेसल्स, इवन हमारे आई बॉल्स में भी कोलेजन पाया जाता है। तो अगर आपको कोई ये बोल के अपनी क्रीम या पाउडर सेल कर रहा है कि भाई तुम ये कोलेजन इस्तेमाल कर लो, तो सवाल ये उठता है कि तुम मुझे कौन से किस्म का कोलेजन सेल कर रहा है, क्योंकि कोलेजन के कम से कम भी 28 डिफरेंट टाइप्स पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे कॉमनली जो टाइप्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में दैट इज़ 1, 2 एंड 3, जिनमें 1 एंड 3 जो हैं वो एक साथ पाए जाते हैं और फिर 2 जो है वो अलग पाया जाता है। टाइप 1 एंड 3 जो हैं वो कॉमनली को एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ पाए जाते हैं, जो कि हमारे जिनमें टाइप 1 जो है वो हमारे स्किन में, बोन्स में और लिगामेंट्स में पाया जाता है, और 3 जो है वो फिर ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। और ये दोनों जो हैं वो तकरीबन एक साथ पाए जाते हैं, और यही सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कोलेजन के टाइप्स हैं, जो कि हमारी स्किन को वो यूथफुल अपीयरेंस और रिट्रैक्टेबिलिटी, इलास्टिसिटी और वो बाउंस प्रोवाइड करता है। टाइप 2 कोलेजन जो है वो आपको फार्मेसी पे जो मिलता है कॉमनली, वो टाइप 2 कोलेजन होता है, जिसको एज अ जॉइंट रिप्लेसमेंट या जॉइंट सपोर्ट करके सेल किया जाता है, क्योंकि टाइप 2 कोलेजन ही है जो कि आपके जो जॉइंट्स हैं उनको शॉक एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स मैलेबल बनते हैं। दैट इज़ ड्यू टू टाइप 2 कोलेजन। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि कोलेजन कम क्यों होता है? मतलब वजह क्या है कि कम होता है? नंबर 1 कॉज इज़ एजिंग। एजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप नहीं रोक सकते। मज़े की बात ये है कि जब आप नोटिस करना शुरू करते हैं कि कोलेजन हम लूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ इन योर 30s और 40s। लेकिन एक्चुअल में जो आप लूज़ कर रहे होते हैं दैट इज़ बेसिकली 1% ऑफ कोलेजन यू लूज़ एवरी ईयर, एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम योर मिड 20s। ठीक है। सेकेंड इज़ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन यानी कि सन एक्सपोजर जो होता है, अगर आप सनलाइट में या उसमें बहुत ज़्यादा बैठ रहे होते हैं। क्यों कम होता है? क्योंकि जो यूवी रेज़ हैं वो एमएमपीज़ को ट्रिगर करते हैं। एमएमपीज़ दीज़ आर मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस। प्रोटीनेजेस यानी कि ऐसा एंजाइम जो कि ऐसा एंजाइम जो कि आपके प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहा है। तो कोलेजन एक प्रोटीन है। अगर एमएमपीज़ ट्रिगर होंगे तो कोलेजन जो है वो ब्रेक डाउन करेगा। अल्टीमेटली दैट बीइंग लीडिंग टू सैगिंग और अर्ली लाइन्स एंड रिंकल्स। ठीक है। थर्ड इज़ लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या आ जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकर्स में ये होता है कि आपको उनकी स्किन कॉमनली येलो एंड पेल नज़र आ रही होगी, क्योंकि स्मोकिंग जो है वो वेज़ो कंस्ट्रक्शन कराती है और फिर अल्टीमेटली जो है कोलेजन को बहुत तेज़ी से ब्रेक डाउन करती है। सेकेंड इज़ एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन। अल्कोहल कंजप्शन में आप की बॉडी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज क्रिएट होती हैं, जिससे कोलेजन की प्रोडक्शन मुतासर होती है। अच्छा, अल्कोहल में बेसिकली बहुत ज़्यादा शुगर पाई जाती है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा अरसे तक अल्कोहल लेते रहेंगे तो फिर क्या होगा कि शुगर का बिल्टअप होगा बॉडी में, और अगर शुगर बिल्टअप होगी तो दैट वुड लीड टू
inflammation and collagen breakdown. Number 4 is hormonal changes. Hormonal changes और menopause. आप इसको यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कभी बेबी हुआ है तो जो पोस्टपार्टम पीरियड है उसको ऐसे समझ लें कि आप पोस्टपार्टम पीरियड में भी हैं और स्टेरॉइड्स भी ले रहे हैं, तो बॉडी जो है बेसिकली एक कैटाबॉलिक स्टेट में होती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसीज होती हैं, तो यानी कि एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी उस पोस्टपार्टम पीरियड में हो रही होती है। तो एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन, जो कि मेनोपॉज में डिप्लीट कर जाता है या कम हो जाता है। नंबर 5 इज़ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ में अगर हम सबको पता है कि विटामिन सी जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द बिल्टअप ऑफ इन द प्रोडक्शन और बिल्टअप ऑफ कोलेजन। तो अगर विटामिन सी की जो एक्सट्रीम डेफिशिएंसी है वो तो स्कर्वी की तरफ जाती है, लेकिन अगर उसमें इम्पेयरमेंट है, उसकी डेफिशिएंसी है, तो फिर कोलेजन की प्रोडक्शन इम्पेयर होती है। देन वी हैव जिंक डेफिशिएंसी। जिंक डेफिशिएंसी वो जो है अल्कोहल की वजह से भी हो सकती है, या फिर अगर एक डिसऑर्डर है एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका, उसमें भी जिंक की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, उसमें फिर जिंक की डेफिशिएंसी होती है। इसी तरह अगर कॉपर की डेफिशिएंसी है तो ये दोनों डेफिशिएंसीज आपकी कोलेजन प्रोडक्शन को इम्पेयर करती हैं, और फिर यही इसीलिए वेल बैलेंस डाइट ज़रूरी है कि आप स्मोकिंग पे, अल्कोहल पे कट डाउन करें और एक वेल बैलेंस्ड डाइट लें जिससे आपकी तमाम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो हैं वो कवर हो सकें। फिर आता है नंबर 6 पे क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है या कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। फॉर एग्जांपल एलर-डैनलॉस सिंड्रोम एक होता है, एक मार्फन सिंड्रोम होता है, उनमें फिर कोलेजन प्रोडक्शन इम्पेयर होती है, कोलेजन की डेफिशिएंसी होती है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि क्या कोलेजन के सप्लीमेंट्स काम करते हैं? तो कोलेजन के सप्लीमेंट्स जो हैं उनके लिए उन पे कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है, कोई रिसर्च इस तरह नहीं है, क्योंकि ये जो रिसर्चेस कोलेजन पे बेसिकली की जाती हैं वो एक बहुत ही स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन्स पे की जाती हैं जो कि पूरी एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते। और इन स्टडीज़ में एक लैकिंग ये होती है कि इनमें 2 ग्रुप्स नहीं लिए जाते जिनसे फिर कंपेयर किया जा सके। तो और ज़्यादातर ये होता है कि जो ये कोलेजन की जो स्टडीज़ हैं वो बेसिकली उन कंपनीज़ की तरफ से फंडेड होती हैं जो कि कोलेजन सेल कर रही हैं। तो वो इस तरह तो नहीं बोलेंगे ना कि आप हमारा कोलेजन नहीं ख़रीदें, बल्कि वो तो और उसको प्रमोट करेंगे। अच्छा, अब हल क्या है? कोलेजन को किस तरह बूस्ट करें बॉडी में, क्या करें कि जो है हमारी स्किन में, बॉडी में कोलेजन की जो है वो प्रोडक्शन स्टिमुलेट हो। नंबर 1, ईट कोलेजन बूस्टिंग फूड्स। इस तरह के खाने खाएं जिससे कोलेजन जो है वो बूस्ट हो। एंटीऑक्सीडेंट्स लें, फॉर एग्जांपल विटामिन सी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में भरपूर जो खाने हों वो खाइए, जैसे फ़िश हो गई, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, या फिर जो हैं बेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हो गई। सिट्रस फ्रूट्स लें क्योंकि उनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। बोन ब्रॉथ जो यखनी है वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कोलेजन प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि वो आपके उन अमीनो एसिड्स को बूस्ट करती है जो कि आपका कोलेजन बनाते हैं। ठीक है। सेकंड, सन प्रोटेक्शन। सूरज से अपने आप को ज़रूर बचाइए, क्योंकि अगर आप सन प्रोटेक्शन करेंगे तो एमएमपीज़ कम ट्रिगर होंगे, और एमएमपीज़ ट्रिगर नहीं होंगे तो फिर कोलेजन ब्रेकडाउन कम होगा। और इस तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें जो कि कोलेजन को बूस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोलेजन की क्रीम जो है वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि कोलेजन एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है साइज़ में, जो कि ईज़िली आपकी स्किन में एब्ज़ॉर्ब नहीं हो सकता। तो बेहतर है कि आप कोलेजन बूस्टिंग इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें, जिनमें नंबर 1 आता है, सबको पता ही होगा, रेटिनॉल्स।
बहुत ही हाइप्ड अप हैं, लेकिन उनकी हाइप ऐसे ही नहीं है, वो वाकई कोलेजन को बूस्ट करते हैं उनमें। और वो रेटिनॉल्स जो हैं वो वाकई ट्राइड, टेस्टेड एंड प्रूव्ड हैं फॉर कोलेजन प्रोडक्शन। अच्छा, वो आपकी स्किन थिनिंग नहीं कराते, ये एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है। तो अगर किसी का कोई कहता है कि वो आपकी स्किन को थिन करते हैं, तो ये बहुत ही गलत उस पे कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन रेटिनॉल्स इरिटेटिंग हो सकते हैं, हर किसी को सूट नहीं करते, तो जिसको सूट नहीं करते उनके लिए सेकंड ऑप्शन आता है पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स क्या होते हैं? दीज आर शॉर्ट चेन अमीनो एसिड्स दैट आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, यानी कि जो कि प्रोटीन बनाते हैं। तो सबसे जो बेस्ट पेप्टाइड मार्केट में अवेलेबल है वो आपको मिलेगा मैट्रिक्सल, या फिर उसको कहते हैं पामेटॉयल पेंटापेप्टाइड 4। ठीक है, इसमें ये देखा गया है कि ये कोलेजन की जो सिंथेसिस है, उसकी जो बनावट है उसको स्टिमुलेट करता है, और आपके जो फाइन लाइंस एंड रिंकल्स हैं उनको इम्प्रूव करता है। सही है। अच्छा, सेकंड आता है हमारे पास कॉपर पेप्टाइड। कॉपर और पेप्टाइड, इनका जो कॉम्बिनेशन है ये कोलेजन की सिंथेसिस को सपोर्ट करते हैं, और इनमें हीलिंग और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम कॉपर को और विटामिन सी को कंबाइन कर सकते हैं? तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा विटामिन सी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ विटामिन सी यूज़ कर रहे हैं विच इज़ स्कॉर्बिक एसिड, देन यू कैन नॉट कंबाइन दैम। देन यू कैन स्विच कि आप एस्कॉर्बिक एसिड मॉर्निंग में यूज़ करें और कॉपर पेप्टाइड नाइट में यूज़ करें। इसकी वजह यह है कि जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसके बजाय अगर आप एस्ट्रिफाइड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं विटामिन सी का, दैट इज़ टेट्राहेक्साइल डेकाइल एस्कॉर्बेट, तो वो एस्ट्रिफाइड फॉर्म है, वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, वो फिर आप कॉपर पेप्टाइड के साथ कंबाइन कर सकते हैं। अच्छा, बाकी के जो अदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल विटामिन ई हो गया, कोएंजाइम Q10 हो गया, नाइसिनामाइड हो गया, इसमें हम बात करेंगे कोएंजाइम Q10 पे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि ये एंजाइम एक्टिवेशन कराता है और एनर्जी प्रोडक्शन कराता है, जो कि अल्टीमेटली यूज़ होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन। ठीक है, देन नंबर 5 इज़ माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग वाकई एक बहुत ही बेहतरीन है आपके कोलेजन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करने के लिए। लेकिन डिपेंड करता है कि आप माइक्रो नीडलिंग घर पे कर रहे हैं या इन ऑफिस करा रहे हैं, क्योंकि अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आपको आइडिया नहीं है कि आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं, कौन सी डेप्थ पे वो यूज़ हो रहा है। तो अगर आप इस किसी एक्सपर्ट से कराएंगे तो ही नोज़ हिज जॉब वेल, वो बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल करते हैं और उनको ये पता है कि कितना फ्रीक्वेंटली माइक्रो नीडलिंग करनी चाहिए। You don't know the frequency and you don't know the technique and science behind it, so it is better to not attempt it at home and go some clinic. Then number 6 is red light therapy. Red light therapy जो है कोएंजाइम Q10 का ही लाइटर वर्जन है। ये उसी तरह काम करता है, आपके ATPs को यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाता है विद इन माइटोकॉन्ड्रिया, और वो एनर्जी जो है वो यूज़ होती है इन कोलेजन प्रोडक्शन, और रेड लाइट थेरेपी आपके इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। रेड लाइट थेरेपी के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन। वो इस तरह के ये ग्रोथ फैक्टर्स को बढ़ाता है, ग्रोथ फैक्टर्स लाइक टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा, जो कि आपकी कोलेजन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं, और फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करता है, जो कि फिर बेबी कोलेजन बनाते हैं। नंबर 7 इज़ लाइफस्टाइल। काइंडली अपने लाइफस्टाइल पे ज़रूर ध्यान दें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, वो ज़रूर करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि ब्लड फ्लो रेगुलेशन होती है, अल्टीमेटली फिर स्किन में भी ब्लड फ्लो रेगुलेशन होती है, तो फिर आपकी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ती है। और अपनी जो स्लीप है, नींद है, उसको अच्छा करें, उसको पूरा करें, पूरे टाइम पे सोइए, उठिए, क्योंकि उससे फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं और फिर अल्टीमेटली एजिंग का प्रोसेस अफेक्ट होता है। और जितना स्ट्रेस को कम कर सकते हैं उसको करिए। तो ये था कोलेजन के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसको प्लीज़
लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।